नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के अध्यायों के पश्चात दिए गए परिशिष्ट भाग 1 के अंतर्गत जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनकी चर्चा करते हुए हमने गत वीडियो में बात की थी संधि प्रकरण की, और संधि में दिए गए स्वर संधि के दो भेद, अयाधि संधि और पूर्व रूप संधि, इन दोनों पर हमने बात की, इन दोनों का अध्ययन किया और इसे समझा। आज हम बात करते हैं व्यंजन संधि की, जो कि आपके इसी परिशिष्ट भाग 1 में ही स्वर संधि के पश्चात पेज नंबर 164 पर दी गई है। व्यंजन संधि, इसकी चर्चा शुरू करते हैं और समझते हैं इसमें क्या कुछ देखने योग्य है। सबसे पहले इसकी परिभाषा स्वरूप बात करें तो यत्र पूर्व वर्णः व्यंजन वर्णः उत्तर वर्णः च स्वरः व्यंजनानि वा भवन्ति। यत्र, जहां पूर्व वर्णः, पूर्व वर्ण जो है क्या हो, व्यंजन वर्ण हो, जहां पूर्व के जो है व्यंजन वर्ण, उत्तर वर्णः च स्वरा व्यंजनानि वा भवन्ति, और उत्तर यानी बाद के वर्ण जो हैं उसमें स्वर अथवा व्यंजन होते हैं। यानी पहले के वर्णों में व्यंजन वर्ण हो और बाद के वर्णों में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकते हैं। तत्र, वहां जायमानः संधि, सिद्ध होने वाली जो संधि है या वहां जो संधि होती है, व्यंजन संधि इति, उसे व्यंजन संधि कहते हैं या वह व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधेः अनेक भेदाः सन्ति, व्यंजन संधि में अनेक भेद होते हैं। तेषु केषांचन परिचयः अत्र दीयते, तेषु उनमें केषांचन कुछ का परिचयः अत्र दीयते, परिचय यहाँ दिया गया है, अत्र यहाँ दीयते दिया गया है, जिसमें सबसे पहले है शचुत्व संधि। अब शचुत्व संधि क्या कहती है, आइए पहले इसकी परिभाषा को समझें। ये कह रहे हैं सकारस्य शकार च वर्गाभ्याम योगे सकारस्य शकारः, त वर्गस्य शकार च वर्गाभ्याम योगे त वर्गस्य क्रमशः च वर्गः भवति। समझिए इसको, ये कह रहे हैं सकार, सकारस्य यानी इस सकार के बाद, इसको ऐसे समझें, इजी करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सकार कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से, जहां स में हलंत लगी हो अर्थात उसमें से स्वर निकला हुआ हो, वह व्यंजन वर्ण जो अपने मूल स्वरूप में हो, सकार। सकार के पश्चात क्या हो, या तो शकार या च वर्ग का योग हो। क्या हो, शकार या च वर्ग, शकार या च वर्ग का क्या हो, इसके साथ योग हो। योग का मतलब होता है, अब ये हमें फिक्स ये नहीं कह रहे कि सकार के बाद शकार या च वर्ग ही आए। योग होने से मतलब कि सकार बाद में भी हो सकता है और च वर्ग का वर्ण पहले भी हो सकता है, शकार पहले भी हो सकता है। तो सकार के साथ यदि शकार या च वर्ग आ जाए तो परिवर्तन क्या करना है, इस सकार को शकार में बदल देना है। परिवर्तन क्या होगा, इस सकार को शकार में बदल देना है। और शकार भी कौन सा, मूर्धन्य नहीं है, ये तालव्य शकार, जिसे आप क्या कहते हैं, शलगम। शलगम, श से शलगम, ये वाला शकार आप लेकर के आएंगे। वहीं ये कह रहे हैं त वर्गस्य शकार च वर्गाभ्याम योगे। अब सेम कंडीशन, लेकिन एक चीज का अंतर हुआ, सकार के स्थान पर क्या हो गया, त वर्ग। तो हम ये कह सकते हैं कि त वर्ग के साथ यदि शकार और च वर्ग का मेल हो, यानी पहले सकार के साथ श और च वर्ग का मेल था और यहाँ त वर्ग के साथ शकार और च वर्ग का मेल है, तो परिवर्तन क्या करना है, त वर्ग को च वर्ग में बदल देना है। त वर्ग को च वर्ग में, अब ये वर्ग क्या है, इस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं बहुत बार। जैसे क ख ग घ अ, ये क्या है, पूरा क वर्ग। च छ ज झ य, ये क्या है, च वर्ग। ट ठ ड ढ अण, ये क्या है, ट वर्ग। त थ द ध न, ये क्या है, त वर्ग। और प फ ब भ म, ये क्या है, प वर्ग। तो इस प्रकार से जो क्रम शुरू में जो व्यंजन वर्ण होगा, उसी क्रम की जो पांचों वर्ण हैं उस वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो त वर्ग में क्या है, त थ द ध न, और च वर्ग में क्या है, च छ ज झ य। इस प्रकार से यदि च वर्ग का कोई वर्ण हो, उसके साथ यदि शकार या च वर्ग का मेल दिख रहा हो कहीं, तो त वर्ग को किस में बदल देना है, च वर्ग में। अब आप कहेंगे कि मैम त वर्ग में तो 5 वर्ण होते हैं और च वर्ग में भी 5, तो कैसे पता लगे कौन से व्यंजन को कौन से में बदलना है। तो बस सीधी सी बात है, त वर्ग का जिस नंबर का वर्ण आए, च वर्ग का भी उसी नंबर का वर्ण
कर देंगे। जैसे अगर त वर्ग का मान लो तीसरे नंबर का वर्ण आए, त वर्ग का तीसरा नंबर त थ द, तो च वर्ग का तीसरा ही कर देंगे उसको च छ ज, यानी द को ज, इस प्रकार से हम आदेश कर देंगे। तो कुल मिला के हमें इतना समझना है कि यदि सकार के साथ शकार या च वर्ग का मेल हो तो परिवर्तन किसमें करना है, सकार में, और क्या करना है, सकार को शकार कर देना है। और त वर्ग के साथ शकार या च वर्ग का मेल हो जाए तो त वर्ग को किसमें बदल देना है, च वर्ग में बदल देना है। इतनी सी कंडीशन यदि आप समझ जाते हैं तो यह शचुत्व संधि आपको मान लीजिए समझ में आ गई। एक बार के लिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप लिखना चाहें तो एक बार वीडियो को बैक ले लें और फिर आप यहाँ स्क्रीन से देख करके इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ नियम के आधार पे इन्होंने लिखा भी है वैसे तो, कि सकार या त वर्ग के साथ, त वर्ग में ये त थ द ध न, शकार या च वर्ग का मेल हो जाए, यानी च छ ज झ य, इनका मेल हो जाए तो परिवर्तन, ये देखो एरो बना हुआ है, परिवर्तन किसमें, सकार को शकार में, त वर्ग को च वर्ग में, और पीछे या ये कह लें उसके साथ जो ये है ये एज इट इज बना रहेगा। जैसे हमने क्या लिखा था, इसको आप शॉर्ट में थोड़ा सा अगर लिखें, सकार या त वर्ग के साथ, अब इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, जब हमें परिवर्तन एक ही स्वरूप में करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सकार या त वर्ग के साथ शकार या च वर्ग का मेल होने पर, शकार या च वर्ग का मेल होने पर ये सकार तो किस में बदल जाएगा, शकार में, और त वर्ग किस में बदल जाएगा, च वर्ग में, और जो ये है ये एज इट इज बने रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज इसी स्वरूप में बने रहेंगे, शकार का शकार रहेगा, च वर्ग का च वर्ग रहेगा, यानी ये और ये दो हो जाएंगे एक प्रकार से। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से अब और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले आपके दिया है हरीश शेते, अब यहाँ क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, सकार, यहाँ क्या है सकार, और यहाँ शकार है शलगम वाला, अर्थात तालव्य जो शकार है। ठीक, अब हमने ये क्या सीखा था कि सकार के साथ यदि शकार का मेल हो जाए तो इस सकार को क्या कर देना है, इसको भी शकार में बदल देना है, और कौन से शकार में, इसी शलगम वाले शकार में, तालव्य वाले शकार में बदल देना है। तो यहाँ भी अगर हम इस स को हटा करके शकार ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, हरीश शेते। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शकार क्या है, इसमें हलंत लगी हुई है, हलंत लगी हुई से तात्पर्य कि इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, और पीछे भी कहीं आपको स्वर अलग से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या होगा, ये जो शकार होगा ये आधा रहेगा और पीछे वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी यदि यहाँ कोई स्वर होता तो ये नियम ही काम नहीं करता, क्योंकि यह नियम ही कब काम कर रहा है, जब सकार के बाद ठीक शकार वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पे इस सकार को भी जब शकार में बदल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हरिष्येते। ठीक ऐसे ही तत् चित्रम, अब देखिए ये क्या है, त वर्ग का पहला वर्ण है त, तकार, तो त वर्ग का पहला वर्ण तकार आ रहा है, तो हमने क्या सीखा था, यदि त वर्ग के बाद भी च वर्ग का मेल हो, बाद में अगर आप देखेंगे तो चित्रम में चकार, अब चकार क्या है, ये च वर्ग का पहला वर्ण है चकार, तो त वर्ग के साथ च वर्ग का मेल हो गया, निश्चित हो गया, करना क्या है, त वर्ग को च वर्ग में बदल देना है। त वर्ग का पहला वर्ण है ये, तो इसके स्थान पर लेकर भी क्या आएंगे, च वर्ग का पहला वर्ण, तो च वर्ग का पहला वर्ण चकार ही होता है, तो इस तकार के स्थान पर यदि चकार का आदेश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तच्चित्रम, क्या बन जाएगा, तच्चित्रम। अब यहां देखेंगे तो मनस चंचलम, अब यहां सकार के बाद च वर्ग का मेल हो रहा है, पहले क्या था, सकार के साथ श का मेल था, तब भी क्या किया था, सकार को शकार किया था, अब भी क्या है, सकार के साथ अब च वर्ग का मेल है, तो सकार के साथ च वर्ग का मेल है, पर परिवर्तन तब भी क्या करना है, इस सकार को शकार में ही बदलना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। तो इस सकार को जब श में बदलेंगे तो ये बन जाएगा मनश्चंचलम। ठीक, ऐसे ही उत, अब यहाँ त वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ च वर्ग का प्रथम वर्ण, ये सेम कंडीशन यहाँ पे जो थी यहाँ पे भी वही है, तो तकार को किस में बदल देंगे, चकार में बदल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, उच्चारणम। तो इस प्रकार से शचुत्व संधि काम करती है।
कि सकार या त वर्ग के साथ शकार या च वर्ग का मेल हो तो परिवर्तन किसमें करना है, सकार को शकार में यानी जो शलगम वाला तालव्य शकार है उसमें बदल देना है और त वर्ग के वर्ण को च वर्ग में बदल देना है। त वर्ग का जिस क्रम का वर्ण होगा उसी क्रम का च वर्ग का वर्ण वहां पर आदेश कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये शत्रुत्व संधि हमने समझी। आगे अब हम देखते हैं, हमारे पास दी हुई है जशत्व संधि। जशत्व संधि में क्या दिया है कि पंचम वर्णानाम वर्जयित्वा पदान्ते स्थितानाम वर्गीय व्यंजनानाम अनंतरम स्वरः मृदु व्यंजनानि वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णः यकार रकार लकार वकार हकार च आयान्ति ते चेत पदान्ते स्थितानाम वर्गीय व्यंजनानाम तत् वर्गीय तृतीय व्यंजनम आदेशः भवति। अब इसको समझिएगा, ये वैसे देखने में पंक्ति बहुत बड़ी लग रही है लेकिन इसका अर्थ इतना बड़ा नहीं है। बहुत सिंपल फॉर्मेट में इसको समझ सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि पंचम वर्ण को छोड़कर, वर्जित्वा का मतलब होता है छोड़कर, पंचम वर्ण को छोड़कर पदांते पद के अंत में स्थित जो वर्गीय व्यंजन है, यानी कोई भी पद उसके अंत में यदि कोई वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, अब उस वर्गीय व्यंजन में भी क्या कहा कि पंचम वर्ण को छोड़ दें। पंचम वर्ण को छोड़ने से मतलब कि क वर्ग का क ख ग घ, च वर्ग का च छ ज झ, इस प्रकार से जो प्रारंभिक चार हैं उनमें से कोई भी वर्ण हो किसी भी वर्ग का और उसके बाद अनंतरम बाद में स्वरहा स्वर, उसके बाद स्वर, उसके बाद स्वर या मृदु व्यंजनानी। अब मृदु व्यंजनानी कौन से होते हैं, मृदु व्यंजनानी होते हैं वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण साथ में यकार रकार लकार वकार हकार, इन्हें कहा जाता है मृदु व्यंजन। तो इसके बाद यदि स्वर हो या मृदु व्यंजन हो तो आदेश क्या करना है या बदलना क्या है, मृदु स्वर नहीं सॉरी मृदु व्यंजन, मृदु व्यंजन हो तो बदलना क्या है, तो हमें क्या करना है चेत, तो पदांते पद के अंत में स्थित जो वर्गीय व्यंजन है, यानी ये जो वर्गीय व्यंजन हमने लिखा है ये वर्गीय व्यंजन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेशित हो जाएगा। यानी यहाँ जो भी वर्ग का जो भी नंबर का वर्ण दिया है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब या तो पीछे क्या हो स्वर हो और या क्या हो मृदु व्यंजन हो, और मृदु व्यंजन किन्हें कहते हैं, सभी वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें और यकार वकार रकार लकार हकार, इन्हें क्या कहा जाता है, मृदु व्यंजन कहा जाता है। तो इन वर्गीय व्यंजन के बाद यदि स्वर या मृदु व्यंजन हो तो ये वर्गीय व्यंजन किसमें बदलेंगे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। यहाँ पे अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इन्होंने नियम को और भी क्लियर करके थोड़ा दिया हुआ है और समझने की यदि आप कोशिश करें तो ये देखिए, वर्गीय व्यंजन उसके बाद स्वर या मृदु व्यंजन हो तो आदेश क्या करना है, तो इन वर्गीय व्यंजनों को वर्गों के तीसरे व्यंजन में बदल देना है। जैसे क वर्ग का यहाँ पे कोई हो तो उसे क्या करेंगे गकार, च वर्ग का हो तो जकार, ट वर्ग का हो तो डकार, त वर्ग का हो तो डकार और प वर्ग का हो तो बकार। ये जिस वर्ण के हैं आप देखेंगे ये अलग अलग वर्णों के पांचों वर्ण हैं, अलग अलग वर्गों के तीसरे पांचों वर्ण हैं। तो यहाँ पे यदि क वर्ग का है तो गकार दे देंगे, च वर्ग का है तो जकार दे देंगे, ट वर्ग का है तो डकार दे देंगे, त वर्ग का है तो दकार और प वर्ग का है तो बकार। पीछे वाला जो स्वर है या मृदु व्यंजन है उनको कहीं भी कुछ नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज बने रहेंगे। अब एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया है वाक अर्थो। अब यहाँ आप देखेंगे ककार, ककार क्या है, वर्गीय व्यंजन है और हमने कहा था वर्गीय व्यंजन में पंचम वर्णों को छोड़कर, तो ये ककार अपने वर्ग का पंचम तो नहीं है, ये तो पहला ही है, तो पंचम वर्ण को छोड़कर, ठीक है, ये हो गया वर्गीय व्यंजन। अब इसके बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है अ। तो हमने कहा था वर्गीय व्यंजन के बाद यदि स्वर भी हो तो क्या करना है, इसको इसके तीसरे में बदलना है। तो क वर्ग का तीसरा क्या, क ख ग, यहां भी देखेंगे तो हमें दिया हुआ था क ख ग,
तो इसको गकार में बदल देंगे और इस गकार में ये पीछे का स्वर मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वागर्थो। ये पूरा हो जाएगा वागर्थो। ठीक ठीक यही क्रम यहाँ दिया है ककार के बाद। अब यहाँ क्या दिया है, ग। ग का मतलब हमने पढ़ा था मृदु व्यंजन भी यदि हो, तो मृदु व्यंजन में कौन से थे, वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें। तीसरा वर्ण भी मृदु व्यंजन में काउंट होता है। तो ग अपने आप में क्या है, अपने वर्ग का तीसरा है, यानी यह मृदु व्यंजन की श्रेणी में आता है। इसलिए भी हम ककार को क्या कर देंगे, इसी के तीसरे में बदल देंगे, तो इसका तीसरा गकार हो जाएगा। अब यहां ध्यान देना, इसके बाद स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है तो ये गकार क्या रह जाएगा, आधा। यहाँ तो गकार के साथ स्वर मिल गया था तो ये बन गया था ग पूरा, लेकिन यहाँ आधा रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, दिग्गजहा। इस प्रकार से इसका परिवर्तन करना है। ठीक, फिर हम देखें तो जगत ईश, यहाँ तकार है, तकार के बाद ई स्वर दे रखा है। तकार क्या है, अपने वर्ग का पहला ही वर्ण है, अर्थात पंचम वर्ण को छोड़ के एक वर्गीय व्यंजन इसे कहा जा सकता है। और इसके बाद में स्वर दिया गया है तो ये क्या होगा, अपने ही तीसरे में बदलेगा। तो त अगर द में बदलेगा तो क्या बन जाएगा, जगदीश, क्योंकि दकार जब इसके स्थान पर इसको काट करके जब दकार लेकर आएंगे, इस दकार में ये ई मिल जाएगा और ये जगदीश इस प्रकार से सिद्धि हो जाएगी। फिर है जगत गुरु। अब यहाँ भी क्या है, तकार जो कि अपने वर्गीय व्यंजन में काउंट होगा, और फिर क्या है, ग। अब आप देखेंगे तो तकार के बाद ग यानी मृदु व्यंजन आ रहा है, तब भी क्या करेंगे, त को द में बदल देंगे और ये क्या बन जाएगा, जगत गुरु। बस एक चीज का ख्याल यहाँ भी रखना है, आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दकार में हलंत लगी हुई है, क्योंकि हम दकार को आधा लिख नहीं सकते। जैसे गकार को आधा लिखना हो तो इसके पीछे का डंडा नहीं लगाएं, ये आधा हो जाता है ना। अगर हमें मान लीजिए ककार को आधा लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन दकार को आधा लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में दकार के नीचे हलंत लगा देते हैं, और जब भी जगत गुरु लिखा जाता है तो इस प्रकार से उसका सही जो है लेखन का स्वरूप होता है। तो ये इस प्रकार से जगत गुरु लिखा जाएगा। तो ये थी आपकी जशत्व संधि, जिसमें हमने यह समझा कि पंचम वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्गीय व्यंजन के बाद यदि स्वर या मृदु व्यंजन आते हैं तो हमें उस वर्ग के तीसरे वर्ण को उसके स्थान पर आदेश कर देना है। ठीक, आगे है अनुस्वार संधि ही। ये क्या कहते हैं नियम, कि पदांते स्थितस्य मकारस्य अनंतरम व्यंजनम भवति चेत मकारः अनुस्वारः भवति। बहुत सरल सा नियम है इसका, कि पद के अंत में स्थित मकार को, पद के अंत में स्थित मकार के अनंतरम बाद में यदि व्यंजन होता है चेत, तो मकारः मकार को अनुस्वार भवति अनुस्वार हो जाता है। यानी कोई भी पद है, कोई भी शब्द है, उसके अंत में यदि मकार है और बाद में क्या है, कोई भी व्यंजन वर्ण है, कोई भी व्यंजन वर्ण है, तो इस मकार को अनुस्वार कर देना है। अनुस्वार मतलब जो आप बिंदी लगाते हैं उसकी बात यहाँ हो रही है। और अनुस्वार होगा किस पे, तो मकार अपने पहले वाले व्यंजन के ऊपर जाएगा, बाद नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना कि मकार से पहले जो भी व्यंजन वर्ण होगा ये उसके ऊपर अनुस्वार के रूप में जाएगा, बाद वाला एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हालांकि नियम इन्होंने यहाँ लिख दिया है कि ये डॉट्स का मतलब है कि यहाँ कोई पद है, क्योंकि पद के अंत की बात हुई है, तो यहाँ कोई पद है और उसके अंत में क्या है, मकार है। उसके बाद यदि व्यंजन वर्ण है तो यहाँ पद एज इट इज रहेगा, अनुस्वार आदेश हो जाएगा इसी के लास्ट में, और पीछे व्यंजन एज इट इज रह जाएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार दिया है रामम वंदे। अब यहाँ क्या है, मकार, पीछे क्या है, व्यंजन वर्ण, तो ये मकार का क्या करना है, अनुस्वार करना है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि यह अपने पहले वाले व्यंजन वर्ण के ऊपर जाएगा, तो ये जो म आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रामम वंदे। इस प्रकार से धर्मम चर, तो ये मकार धर्मम के म पर चला जाएगा, ये बन जाएगा धर्मम चर। यहाँ पे गृहम गच्छ, ये मकार हकार के ऊपर चला जाएगा क्योंकि पीछे व्यंजन वर्ण है, तो गृहम गच्छ। और सर्वम कार्यम, यहाँ मकार वकार के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सर्वम कार्यम।
इस प्रकार से ये सिद्ध होगा। एक चीज का यहाँ ध्यान आपको रखना है कि यदि मकार के पश्चात कोई स्वर वर्ण है तो मकार को अनुस्वार का आदेश नहीं होता है। यहाँ पे आप देखेंगे अनुस्वार केवल तभी है जब पीछे व्यंजन वर्ण है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमने किया रामम वंदे, अब यही मान लीजिए होता रामम अस्ति, रामम अस्ति, तो यहां मकार के बाद क्या है, स्वर है, तो इस मकार को हम अनुस्वार नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो ये इसी स्वरूप में सिद्ध होगा रामम अस्ति। ठीक है, तो मकार के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तभी मकार को अनुस्वार किया जाता है, मकार के पश्चात यदि स्वर वर्ण हो तो उसे अनुस्वार का आदेश नहीं किया जाता। तो ये थी आपकी अनुस्वार संधि। तत्पश्चात हमारे दी हुई है पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण में क्या कहा गया, अनुस्वारस्य अनंतरम वर्गीय व्यंजनानि भवन्ति चेत् अनुस्वारस्य स्थाने तद्वर्गीय पंचमः वर्णः आदेशः भवति। पदान्ते स्थितस्य अनुस्वारस्य तु विकल्पेन आदेशः भवति। अब इसको समझिए, ये कह रहे हैं कि अनुस्वार के पश्चात वर्गीय व्यंजन होते हैं तो, यानी कोई भी अनुस्वार है उसके पश्चात कोई भी वर्गीय व्यंजन होते हैं तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश होता है, यानी उस अनुस्वार को उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। पदान्ते स्थितस्य अनुस्वारस्य तु विकल्पेन आदेशः भवति, कि पद के अंत में स्थित अनुस्वार को तो विकल्प का आदेश होता है। अब ये क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। यहां पे बात हुई अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन की, ठीक, यहां पद के अंत की बात नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखें पहली बात। तब तो क्या करना है, अनुस्वार को उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश कर देना है, ठीक। लेकिन अगर पद के अंत की बात हो, पद के अंत की यानी किसी शब्द के अंत में अनुस्वार हो, जहां केवल वर्ण की बात नहीं हो, पद की बात हो जाए, ऐसे में यदि किसी पद के अंत में अनुस्वार है तो उसको विकल्प का आदेश होगा। विकल्प कहते हैं उसे जहां एक से अधिक उत्तर निकलते हों। विकल्प से तात्पर्य जहां एक से अधिक उत्तर हों। कैसे कि विकल्प तो होता है ऑप्शनल, कि यह होगा भी और नहीं भी, नहीं होगा तो स्थिति यथावत रहेगी, हो जाएगा तो स्थिति बदल जाएगी। इसको एग्जाम्पल से और समझेंगे, पहले एक एक करके बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, नियम के आधार पे बात करें तो अनुस्वार के बाद यदि वर्गीय व्यंजन हो तो ये अपने पंचम वर्णों में, ये सभी आप देखेंगे तो ये क वर्ग का पंचम, ये च वर्ग का पंचम, ट वर्ग का पंचम, त वर्ग का और प वर्ग का पंचम यहाँ दिया हुआ है, और पीछे क्या है, वर्गीय व्यंजन एज इट इज रह जाएगा, यानी अनुस्वार तो बदल जाएंगे अपने अपने पंचम वर्ण में और वर्गीय व्यंजन एज इट इज बना रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कित, अब ये पहला ध्यान रख के चले, ये पूरा पद नहीं है, यहाँ केवल वर्ण है, यहाँ केवल वर्ण है, ये आप पद, इसको यहाँ इसलिए ध्यान देना जरूरी है, तभी आप ये विकल्प वाली स्थिति को समझ पाएंगे। तो ये पूरा पद नहीं है, ये केवल वर्ण है, और इस अवर्ण में अनुस्वार लगा हुआ है। इसके बाद कित, यानी ये ककार जो आ रहा है, ये क्या है, वर्गीय व्यंजन है, वर्ग में काउंट होता है, यानी वर्गीय व्यंजन 5 वर्ग होते हैं, उन 5 वर्गों में एक वर्ग में ये आता है, जो कि पहला ही वर्ग है, ककार। तो अब करना क्या है, अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से अंडरलाइन हटा दूं। इस अनुस्वार को बदलना है, किसमें, पंचम वर्ण में, लेकिन किसके पंचम वर्ण में, जो बाद में वर्गीय व्यंजन है उसके पंचम वर्ण में। तो इस ककार का पंचम वर्ण क्या है, तो इस प्रकार से जब आप इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंकितः, यानी इस अनुस्वार को आप क्या आदेश करेंगे, उकार, ठीक है। चूंकि यह आधा है, इसके पीछे कोई भी स्वर नहीं है, यहां भी नहीं है, लेकिन ककार में जो छोटी ई लगी हुई है, छोटी ई का नियम यह होता है, जब यह लगती है जिस भी व्यंजन वर्ण में लगती है, यदि उस व्यंजन वर्ण से पहले कोई आधा व्यंजन है तो ये उससे पहले अपना स्वरूप दे देती है।
यानी उसको भी अपने भीतर शामिल कर लेती है। तो आपको ध्यान होगा, जैसे हम लिखते हैं प्राप्ति, है ना, हम क्या लिखते हैं, प्राप्ति। अब ये पकार आधा है, लेकिन ये मात्रा किस पे काउंट होती है, ती की है ये मात्रा, तो तभी तो हम प्राप्ति, त में ई बोलते हैं ना, तो त में ई बोलते हैं, मात्रा किसकी है, त की, लेकिन इस त से पहले पकार दिया है, यानी एक व्यंजन वर्ण आधे स्वरूप में आया है, तो ये छोटी ई की मात्रा इतनी ममतामयी है कि ये उसको भी अपने भीतर भीतर समेट लेती है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो अंकित में यहाँ इसलिए ये मात्रा पहले लग गई और ये पूरा स्वरूप सिद्ध हुआ अंकितः। फिर है कुंठित। अब यहाँ भी क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार के पश्चात ट वर्ग का व्यंजन वर्ण है, यानी वर्गीय व्यंजन है। तो यहाँ भी इस अनुस्वार को क्या आदेश कर देंगे, पंचम वर्ण आदेशित कर देंगे। लेकिन किसका पंचम वर्ण, यहाँ आप कौन सा वर्ग है, आप ध्यान दें, ठ किस वर्ग का है, ट वर्ग का। ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, ट वर्ग का पंचम वर्ण होता है अणकार। ठीक, तो यहाँ पे अणकार का आदेश हो जाएगा इस अनुस्वार को। चूंकि वही बात कि इससे पहले छोटी ई है, तो अणकार उसके बीच में चला जाएगा और ये स्वरूप क्या बन जाएगा, कुंठितः। यहाँ पे आप देखें अचितः, यहाँ सेम वही कि अनुस्वार पीछे च वर्ग का है, तो च वर्ग का पंचम क्या होता है, इय, तो इयकार आएगा यहाँ, और चूंकि वही छोटी ई की मात्रा है तो वो उससे पहले अपना स्वरूप लेगी, तो ये बन जाएगा अंचितः। फिर है क पते। अब यहाँ अनुस्वार के पश्चात प वर्ग का व्यंजन वर्गीय व्यंजन है, तो इस अनुस्वार को प वर्ग का पंचम आदेश होगा, तो इस अनुस्वार को क्या कर देंगे, मकार का आदेश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंपते। चूंकि यहाँ कोई ई की मात्रा नहीं थी, तो यहाँ मकार इस प्रकार से आधा लिख दिया जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा कंपते। अब विकल्प की स्थिति को समझते हैं। विकल्पेन से तात्पर्य ये था, पद के अंत में, यहाँ एक ही शब्द पर मैंने आपको टारगेट करने के लिए कहा था कि पद के अंत में स्थित जो अनुस्वार हो। गृह पूरा एक पद है, इस प्रकार से कोई वर्ण नहीं है, केवल वर्ण का यहाँ जो है प्रारूप नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पूरे पद का प्रारूप है। और पूरा पद किसे कहते हैं, हमने अभी बात की थी, सार्थक जो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो उन्हें पद कहा जाता है। तो गृहम का अर्थ होता है घर, चूंकि यह पूरा पद है, इसलिए पद के अंत में स्थित अनुस्वार। अब ये गृहम के अंत में क्या है, अनुस्वार, और इसके पश्चात यदि वही बाकी की कंडीशन सेम है कि इसके पश्चात यदि कोई व्यंजन वर्ण होगा, यानी यहाँ गकार है, ग है, तो विकल्प आदेश होगा। विकल्प का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एक से अधिक उत्तर निकलेंगे। एक से अधिक उत्तर से तात्पर्य कि विकल्प होने की स्थिति में जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं वह भी होगा, और अगर वह परिवर्तन न करें तो वह एज इट इज भी ठीक माना जाएगा। जैसे गृहम गच्छ, अगर तो हम अपने पहले वाले नियम के अनुरूप इस अनुस्वार को इसके पंचम वर्ण में आदेशित कर दे, तो गृहम गच्छ इस प्रकार से स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, तो ये भी ठीक माना जाएगा। अब चूंकि ये विकल्प से था, तो अगर हम एज इट इज गृहम गच्छ ऐसे भी लिख दें, तब भी यह क्या माना जाएगा, उचित माना जाएगा। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो ये कि जब आप परिवर्तन कर रहे हो, इस अनुस्वार को बदल रहे हो, तो ये इकट्ठा लिखा जाएगा, और जब आप विकल्प के कारण इसको न कर रहे हो तो यह अलग अलग ही लिखा जाएगा, क्योंकि पद के अंत की बात हुई है। ठीक है, तो ये पूरा शब्द है। ठीक ऐसा ही कार्य यहाँ होगा, त्वम करोषि। यहाँ इस अनुस्वार को ककार के क वर्ग के पंचम में अगर बदलेंगे तो ये त्वम करोषि इस प्रकार से सिद्ध होगा। जब परिवर्तन करेंगे तो पूरा शब्द एक साथ लिखा जाएगा, परिवर्तन नहीं करेंगे, विकल्प की स्थिति होगी तो दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाएंगे। त्वम करोषि इस प्रकार से इसकी सिद्धि होगी। तो ये थी आपकी परसवर्ण संधि। अब आगे हमें दिया है णत्व विधानम। णत्व विधानम, यहाँ पे क्या कहा गया, इसके नियम को समझते हैं। बहुत आसान है कि री, र और श, ये तीन वर्ण दिए हैं हमें। वर्णानाम अनंतरम न वर्ण भवति चेत न वर्णस्य अण वर्णः भवति। कि री, र या श, ये श कौन सा है, मूर्धन्य श, जिसे आप श षटकोण कहते हैं। ठीक, तो इस री जो स्वर है, यह र जो व्यंजन वर्ण है, यह श जो मूर्धन्य है, इन तीन वर्णों के बाद यदि न वर्ण आ जाए होता है तो न वर्ण को अणकार वर्ण होता है। यानी ये न किस में बदल जाएगा, ये न
अण में बदल जाएगा। जैसे कृष्ण, विष्णु, वर्ण। अब क्यों बदला? यहाँ पे शकार था तो अण आ गया, यहाँ शकार था तो अण आ गया, और यहाँ ये रकार था तो ये अण बन गया। ठीक, अब इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। री र श वर्णानाम नकारस्य च मध्ये स्वरः ह य व क वर्ग प वर्ग इत्येते वर्णाः भवन्ति चेदपि णत्व विधानम भवति यथा री र श वर्ण और नकार के मध्य यदि स्वर या ह व य व क वर्ग प वर्ग इन ये वर्ण भी होते हैं तब भी णत्व विधान होता है। यानी एक कंडीशन तो ये थी कि ठीक इन वर्णों के बाद यदि न हो तब भी न को क्या करना है, अण करना है। और एक कंडीशन ये दे रहे हैं कि इन वर्णों और नकार के बीच में कोई स्वर आ जाए या ये वर्ण आ जाए, इन वर्गों में से कोई वर्ण आ जाए, तब भी हमें इस नकार का अण ही करना है, यही विधान होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। नरा नाम। अब यहां देखें, ये र है जो कि हमने पहले बात की थी इस आधार पे। फिर आ का स्वर यहां लगा हुआ है, र आ, और उसके बाद नकार है। अब हमें पहले तो इस नियम के आधार पे तो ये कहा गया था री र श के बाद यदि न आ जाए तो न का अण कर देंगे, लेकिन दूसरे ही नियम में हमें ये भी कह दिया गया कि यदि री र श और न के बीच में कोई स्वर या इनमें से कोई व्यंजन वर्ण भी आ जाए तब भी हमने क्या करना है, इस अण को अण में बदल देना है। तो क्या आदेश हो जाएगा, नराणाम। अब यहां भी अगर आप देखेंगे ऋषि नाम, अब यहां तो दो दो थे, री भी आ गया, श भी आ गया, और फिर न है, और लेकिन हमें क्या है, बीच में स्वर आ गया, तब भी हमें क्या करना है, इस न को अण में बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋषि नाम। फिर आपके है राम अयनम। अब यहां आप देखेंगे तो यहां रकार है, ठीक है, र है, यहाँ आ स्वर, यहाँ म, यहाँ अय, इतना कुछ आ गया, उसके बाद न है, तब भी क्या करना है, अण का आदेश कर देना है। क्योंकि ये सारे जितने हमने देखे ये सारे के सारे यहाँ पर बात हुई है। क्योंकि ये मकार अगर देखें तो प वर्ग में आता है, अ स्वर की बात हुई ही है, यकार की बात यहाँ इन्होंने की ही है। तो इनके बाद भी यदि न आए और उससे पहले भी अगर र दिख रहा हो तो अण का आदेश कर देना है। ये क्या बन जाएगा, रामायणम। इस प्रकार से इसकी सिद्धि हो जाएगी। फिर आप देखें प्रणमति। अब प्र में ये जो र मिला हुआ है, रकार है, उसके बाद अ स्वर है, फिर न है, तब भी क्या होगा, इस न को अण में बदल देना है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रणमति। इस प्रकार से हमने ये ध्यान रखना है कि री र श इनके बाद अगर डायरेक्ट न आ जाए तब भी न को अण होगा, और री र श और नकार के बीच में अगर स्वर भी आ जाए, ह या व भी आ जाए, या क वर्ग का या प वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, तब भी हमने नकार को अणकार में बदलना ही है। तो इस प्रकार से ये रूप की सिद्धि होगी, और इसे कहते हैं अणत्व विधानम, यानी अणत्व का, अण का विधान करना, उसका प्रयोग करना। तो इस प्रकार से आपका जो संधि का भाग इसमें दिया गया था वह पूर्ण हो गया है। इसी के साथ आपका परिशिष्ट भाग 1 यहाँ समाप्त होता है। आगे के परिशिष्ट भाग 2 में जो भी शब्द रूप या धातु रूप दिए होंगे उन पर भी हम जो उचित है उतना अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।